आज हम लोग देखेंगे नल वंश। कौन सा राजवंश? नल वंश। ओके, तो पिछले क्लास में बताया था कि जब बस्तर में शासन किसका था? नल वंश का। ठीक उसी समय इधर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित इधर आंध्र प्रदेश वाले एरिया में कौन था? वाकाटक। और उत्तर भारत में कौन था आपका? तो गुप्त वंश। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या थे? समकालीन थे। क्या थे? समकालीन। तो इधर यदि आप देखोगे तो मान लीजिए ये आपका छत्तीसगढ़, तो ये वाला एरिया आपका दक्षिण कोसल। तो इधर महाराष्ट्र में ये आपका नंदीवर्धन है। क्या है? नंदीवर्धन, मतलब वर्तमान का नागपुर। तो यहां पे राजधानी किसकी थी? वाकाटक वंश की। किसकी राजधानी थी? वाकाटक वंश की। तो जिस समय इधर छत्तीसगढ़ सहित ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले एरिया में शासन किसका? वाकाटक वंश का। ठीक उसी समय इधर आपका उड़ीसा में कोरापुट, और ये आपका छत्तीसगढ़ का जिला बीजापुर, और बीजापुर जिला में आपका क्या? भोपालपट्टनम। तो भोपालपट्टनम का जो पुराना नाम था वो क्या था आपका? पुष्करी। क्या था? पुष्करी। तो इधर पुष्करी सहित कोरापुट में कौन? नलवंश। कौन? नलवंश। क्लियर। और जिस समय इधर नलवंश, इधर कौन आपका? वाकाटक, छत्तीसगढ़ सहित। ठीक उसी समय इधर उत्तर भारत में ये आपका पाटलिपुत्र, वर्तमान का पटना, यहां पे शासन था किसका? गुप्त वंश का। किसका? गुप्त वंश का। तो तीनों एक दूसरे के क्या थे? आपका समकालीन थे। नलों का जो टाइम माना जाता है वो था क्या आपका? 290 ईस्वी से लेके 965 ईस्वी तक। 290 से कब तक? 965 ईस्वी। अब नल वंश की जो राजधानी थी, तो पहले राजधानी पकड़ लो। शासन कहां था इनका? तो राजधानी, जो पहली राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी ना, वो कौन सा आपका? कोरापुट, उड़ीसा का। कौन सा? कोरापुट। ओके, ये आपका क्या? कोरापुट। दूसरी राजधानी पुष्करी। दूसरी राजधानी कौन सा? पुष्करी। पुष्करी, जिसका वर्तमान में नाम क्या है आपका? भोपालपट्टनम। क्या नाम है? भोपालपट्टनम। अब नल नाग वंश के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो जानकारी देख लो, सोर्स क्या क्या है। तो सोर्स में पहला याद रखिएगा, रिद्धिपुर अभिलेख। रिद्धिपुर अभिलेख। रिद्धिपुर अभिलेख के बाद में याद रखिएगा केसरी बेड़ा अभिलेख। केसरी बेड़ा अभिलेख। केसरी बेड़ा अभिलेख के बाद में याद रखिएगा पोड़ागढ़ अभिलेख। पोड़ागढ़ अभिलेख। पोड़ागढ़ अभिलेख। पोड़ागढ़ अभिलेख के बाद में याद रखिएगा राजिम का शिलालेख। राजिम का शिलालेख। राजिम का शिलालेख। राजिम के शिलालेख के बाद में याद रखिएगा पंडिया पाथर। पंडिया पाथर अभिलेख। पंडिया पाथर अभिलेख। पंडिया पाथर अभिलेख। पंडिया पाथर अभिलेख के बाद में याद रखिएगा आपका गंजाम ताम्रपत्र। गंजाम ताम्रपत्र। गंजाम ताम्रपत्र। गंजाम ताम्रपत्र के बाद में याद रखिएगा कुलिया अभिलेख। कुलिया अभिलेख। कुलिया अभिलेख। उसके बाद में याद रखिएगा उदयेंदिरम। उदयेंदिरम अभिलेख। उदयेंदिरम अभिलेख। तो इतने सोर्स से इतनी जानकारियां कहां के बारे में? तो नल वंश के बारे में। तो यहां से हमको इतने अभिलेख, ताम्रपत्रों से हमको जानकारी मिलती है किसके बारे में? तो नल वंश के बारे में। क्लियर है। अब ये जो सारे अभिलेख मिले हुए हैं, एक कहां से है और किस शासक के द्वारा आपका जारी करवाया गया था? तो शासक अभी मैं नाम बताऊंगा, रिद्धिपुर अभिलेख। तो रिद्धिपुर अभिलेख ये आपका अमरावती। कहां से? अमरावती से।
केसरी बेड़ा अभिलेख, ये कोरापुट उड़ीसा से, कहां से? कोरापुट उड़ीसा से। पोड़ागढ़ अभिलेख, ये जयपुर उड़ीसा, राजस्थान वाला जयपुर नहीं ना, ये उड़ीसा में आपका जयपुर, उड़ीसा में जयपुर। तो उड़ीसा में जयपुर से जारी करवाया गया था क्या? आपका पोड़ागढ़ अभिलेख। राजिम का शिलालेख, तो ये आपका गरियाबंद से, कहां से? गरियाबंद से। पंडिया पाथर अभिलेख, ये भी आपका कहां से? उड़ीसा से, कहां से? उड़ीसा से। गंजाम ताम्रपत्र, ये भी आपका कोरापुट उड़ीसा से, कहां से? कोरापुट उड़ीसा से। क्लियर है? गंजाम ताम्रपत्र। कुलिया अभिलेख, इसको लेना है कहां? आपका बालोद, कहां लेना है? बालोद। ओके, दुर्ग, कई कई किताब में दुर्ग देगा, दुर्ग नहीं है, कहां पे? आपका बालोद में। कहां पे? बालोद में, कुलिया अभिलेख। क्लियर है? चलो, नल वंश के शासक, नल वंश के शासक, तो पहला शासक शिशुक, पहला शासक कौन? शिशुक। शिशुक के बाद में याद रखिएगा आपका व्याघ्रराज, कौन? व्याघ्रराज, व्याघ्रराज। व्याघ्रराज के बाद में याद रखिएगा वृषभराज, वृषभराज। वृषभराज के बाद में याद रखिएगा वराहराज, कौन? वराहराज। वराहराज के बाद में याद रखिएगा आपका भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन। अब भवदत्त वर्मन के दो बेटे, एक आपका अर्थपति, कौन? अर्थपति, और दूसरा आपका स्कंद वर्मन, कौन? स्कंद वर्मन। चूंकि बड़ा बेटा अर्थपति है तो इसको उपाधि देंगे ना किसकी? अब सीधी सी बात है, राजा के बाद उसका बड़ा बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो जब तक राजा जिंदा है तो बड़े बेटे को क्या बनाएगा? युवराज। क्या बनाएगा? युवराज। तो अर्थपति युवराज बनेगा, तो युवराज की उपाधि देंगे, तो उपाधि रहता है इसकी भट्टारक। क्या उपाधि रहेगी? भट्टारक। तो अर्थपति भट्टारक। तो भवदत्त वर्मन के बाद में शासक कौन बनेगा? अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक के बाद में इसका भाई शासक बनेगा कौन? स्कंद वर्मन। कौन? स्कंद वर्मन। क्लियर है? तो ये 6वें नंबर का और ये 7वें नंबर का। उसके बाद में याद रखिएगा 8वां स्तंभराज, कौन? स्तंभराज। स्तंभराज के बाद में नंदराज, कौन? नंदराज। नंदराज के बाद में पृथ्वीराज, शासक कौन बनेगा? पृथ्वीराज। कौन बनेगा? पृथ्वीराज। अरे वो पृथ्वीराज चौहान वाला मत समझ लेना, ये अलग है। 10 नंबर 11वां शासक विरूपाक्ष, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष। विरूपाक्ष के बाद में विलास तुंग, विलास तुंग, विलास तुंग। क्लियर? विलास तुंग के बाद में पृथ्वी व्याघ्र, विलास तुंग के बाद में पृथ्वी व्याघ्र। ये पृथ्वी व्याघ्र है, ये व्याघ्रराज है। कौन है? व्याघ्रराज। उसके बाद में भीमसेन देव, कौन? भीमसेन देव, भीमसेन देव। उसके बाद में नरेंद्र थबल, नरेंद्र थबल। कौन? नरेंद्र थबल। तो ये 15 शासकों का नाम याद रखोगे किसमें? नल नाग वंश में। किसमें? नल नाग वंश में। कुछ नहीं करेगा, शासक का नाम देगा और बोलेगा इसको इनके कालक्रम के अनुसार जमाओ। यदि आप एक भी शासक का नाम छोड़े तो फिर आपको इनको क्रम में जमाने में क्या होगा? दिक्कत होगा। तो पूरा क्रम याद रखोगे, पहले शिशुक, शिशुक के बाद व्याघ्रराज, व्याघ्रराज के बाद वृषभराज, उसके बाद वराहराज, भवदत्त वर्मन, फिर अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक के बाद में स्कंद वर्मन, स्कंद वर्मन के बाद में स्तंभराज, फिर नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलास तुंग, पृथ्वी व्याघ्र, भीमसेन देव और कौन? नरेंद्र थबल। तो इसमें
नल वंशियों का जो संस्थापक माना जाता है वो कौन है? आपका शिशुक। कौन है? शिशुक। संस्थापक तो उड़ीसा सहित पुष्करी में यानी कि बस्तर में नल वंशियों का संस्थापक किसको माना जाता है? शिशुक को। किसको माना जाता है? शिशुक को। और अंतिम शासक कौन है? तो नरेंद्र थबल। कौन है? नरेंद्र थबल। क्लियर है? अंतिम शासक कौन? नरेंद्र थबल। तो नल वंशियों का जो संस्थापक कौन है? वो शिशुक है। ये नाम मात्र का संस्थापक रहता है ना। ये जब शासन करता है, इसकी जो राजधानी थी, राजधानी ना, शिशुक की जो राजधानी थी वो कौन थी? आपका कोरापुट। कौन सा था? कोरापुट। ये इसी क्षेत्र में शासन करे। क्लियर है? इसके बाद का जो शासक आएगा वो इधर पूरे क्षेत्र में, पूरे बस्तर में क्या करेगा? वो शासन करेगा। कौन? आपका तो व्याघ्रराज। तो जिस समय आपका नलवंशी शासक शिशुक के बाद कौन बनेगा? व्याघ्रराज। कौन बनेगा? व्याघ्रराज। और राजधानी बनाएगा किसको? पुष्करी को। किसको राजधानी बनाएगा? पुष्करी को। और जिस समय व्याघ्रराज यहाँ पे शासन करेगा उस समय ये पूरा बस्तर ना, बस्तर कहलाता था आपका महाकांतार। क्या कहलाता था? महाकांतार। क्लियर है? तो जिस समय यहाँ पे नलवंशी शासक व्याघ्रराज शासन कर रहे, कहां पे? कोरापुट सहित पुष्करी में, बस्तर में। उसी समय ठीक यहाँ पे कौन? वाकाटक। और इधर कौन? उत्तर भारत में गुप्त वंश। और गुप्त वंशी शासक था कौन? आपका समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। शासक कौन था? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ये धरणीबंध की उपाधि धारण करता है। सिकंदर की तरह ये भी आपका क्या, अब जैसे सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, ठीक वैसे ही समुद्रगुप्त सारे क्षेत्र को जीत के ना धरती को बांधने का स्वप्न रखता था। कौन? समुद्रगुप्त। तो धरणीबंध की उपाधि धारण किया था कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो यूनानी इतिहासकार हैं वो भारत का नेपोलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। अब नेपोलियन बोनापार्ट वो आपका फ्रांस का बंदा, और कहां? समुद्रगुप्त पहले का बंदा, वो 18वीं शताब्दी। तो यहां पे तुलना कर दिया किससे? नेपोलियन बोनापार्ट से। तो समुद्रगुप्त ना दक्षिण अभियान के लिए निकला। प्राचीन इतिहास में ना समुद्रगुप्त एक पहला शासक हुआ जो कहा जाता है? दक्षिण। कहा जाता है? दक्षिण। दक्षिण अभियान के लिए निकलता है ना कौन? समुद्रगुप्त। और इतिहासकार कहते हैं कि जब वो अपने दक्षिण अभियान के लिए निकला तो यहाँ के पूरे ना दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया था कौन? समुद्रगुप्त। क्लियर है? अपने जीवन काल में 100 युद्ध लड़ा ना कौन? समुद्रगुप्त। और 100 के 100 को जीता, जबकि नेपोलियन बोनापार्ट एक युद्ध हारा था। क्लियर? फिर भी भारत के नेपोलियन कहा ना कौन? समुद्रगुप्त। क्लियर? तो समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिण अभियान के लिए निकला तो उस समय दक्षिण कोसल का शासक कौन था? महेंद्र सेन। उस दिन बताया था मैं। उसको हराएगा और अपनी मोक्षानुग्रहण नीति के तहत क्या करेगा? उसके साम्राज्य को वापस कर देगा, उसको जीवनदान दे देगा। अब उसके बाद वो आगे बढ़ता है कहां के लिए? दक्षिण के लिए। यहां क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। आगे जब बढ़ रहा है तो उस समय बस्तर में शासक, नलवंशी शासक कौन था? आपका व्याघ्रराज। कौन था? व्याघ्रराज। व्याघ्रराज। तो सीधी सी बात है, जब समुद्रगुप्त निकलेगा अपने दक्षिण अभियान के लिए, पहुंचे कहां? बस्तर। उस समय क्या बोलते थे इसको? महाकांता। क्या बोलते थे? महाकांता। और समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन थे? आपका हरिसेन। कौन था? हरिसेन। ओके। अब साथ में लेके निकला है ना किसको? हरिसेन को। और हरिसेन की ही रचना है कि आपका प्रयाग प्रशस्ति। क्या? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। इसी को इलाहाबाद स्तंभ लेख कहते हैं। क्या कहते हैं? इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो हरिसेन के इलाहाबाद स्तंभ लेख के प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त जब दक्षिण अभियान के लिए निकला और दक्षिण कोसल के शासक महेंद्र सेन को हराया, उसके बाद वो जब पहुंचा कहां? दक्षिण की ओर, यानी कि बस्तर। तो बस्तर यानी कि वो कह रहे हैं कि महाकांतार का शासक था कौन? आपका व्याघ्रराज। कौन था? व्याघ्रराज। तो यहां पे दोनों के बीच में क्या होगा? युद्ध होगा। किसके बीच? व्याघ्रराज और समुद्रगुप्त के बीच। तो व्याघ्रराज वर्सेस कौन? समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त तो समुद्रगुप्त है ना, दोनों के बीच में क्या होगा? युद्ध होगा। अब सीधी सी बात है, जीतेगा कौन? समुद्रगुप्त। कौन जीतेगा? समुद्रगुप्त। हारेगा कौन? व्याघ्रराज। कौन हारेगा? व्याघ्रराज।
तो व्याघ्रराज जब हारेगा तो समुद्रगुप्त उसको जीवन दान देगा। जीवन दान देने के बाद उसके साम्राज्य को बोलेगा तू रख ले, क्या कर ले, रख ले। व्याघ्रराज कहता है तेरे खैरात भी चाहिए ना, तेरे एहसान तले जिंदा नहीं रह सकता, मेरे से और लड़, बोलेगा। मैं समुद्रगुप्त कहता है मेरे को नीचे जाने दे, कहां से, बस्तर से। व्याघ्रराज कहता है नहीं जाने दूंगा, लड़ मेरे से, हार गया फिर भी बोलता है लड़, कह के ना अंतिम सांस तक लड़ता है कौन, व्याघ्रराज। ना चाहते हुए भी समुद्रगुप्त मारेगा ना किसको, व्याघ्रराज को। और मारने के बाद समुद्रगुप्त क्या करता है, व्याघ्रहंता, किसकी उपाधि धारण करेगा, व्याघ्रहंता, किसकी उपाधि धारण करता है, व्याघ्रहंता। क्लियर है। और उसको मार के चला जाए कहां, दक्षिण। क्लियर है। ये आपको क्या याद रखना है, किसके बारे में, व्याघ्रराज के बारे में। ओके, व्याघ्रराज। व्याघ्रराज के बाद में शासक कौन बनेगा, वृषभराज। शासक कौन बनता है, वृषभराज। तो वृषभराज के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। क्लियर। वृषभराज के बाद में शासक कौन बनता है, वराहराज। शासक कौन बनेगा, वराहराज। तो वराहराज को नल नागवंशियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। यह संस्थापक है कौन, शिशुक। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाएगा, जो नल को पूर्ण रूप से स्थापित करने वाला यदि कोई है तो वो कौन, आपका वराहराज। कौन, वराहराज। क्लियर है। वराहराज ना, अब देखो कोई भी राजा यदि सोने का सिक्का चला रहा है मतलब मामूली होगा नहीं, तो वराहराज क्या करता है, सोने के सिक्के चलवाएगा। क्या चलवाएगा, सोने के सिक्के। तो ये कोंडा गांव ना, कहां, ये आपका क्या, कोंडा गांव। क्या है, कोंडा गांव। तो कोंडा गांव से, कहां से, कोंडा गांव से, कोंडा गांव से वराहराज के 29 सिक्के मिले हुए हैं। कितने, 29। और कोंडा गांव में भी कहा, तो कोंडा गांव के एडेंगा से। कहां से, एडेंगा से। तो कोंडा गांव के एडेंगा से वराहराज के 29 सिक्के मिले हुए हैं। कितने, 29। और ये 29 के 29 सिक्के किसके हैं, तो सोने के। किसके, सोने के। तो सोने का सिक्का, पहला नलवंशी शासक जो क्या करेगा, सोने के सिक्के चलाएगा। तो वराहराज के 29 सोने के सिक्कों का साक्ष्य कहां से, तो कोंडा गांव के एडेंगा से। कहां से, कोंडा गांव के एडेंगा से। क्लियर है। ये आपका वराहराज। वराहराज के बाद में शासक कौन बनेगा, भवदत्त वर्मन। शासक कौन बनेगा, भवदत्त वर्मन। अब देखो भवदत्त वर्मन ना, ये भी अपने पिता की तरह क्या करेगा, सोने के सिक्के चलवाएगा। तो याद रखना, नलवंशी शासक में ना सोने के सिक्के कौन कौन चलवाया, तो वराहराज चलवाएगा, उसका बेटा भवदत्त वर्मन भी चलवाएगा। साथ ही साथ भवदत्त वर्मन का बेटा जब राजा बनेगा, अर्धपति भट्टारक, ये भी क्या करता है, सोने के सिक्के चलवाता है। तो नरवंशियों में सोने के सिक्के चलवाने वाले कौन, तो वराहराज, भवदत्त वर्मन और आपका अर्थपति भट्टारक। ये तीनों का नाम याद रखोगे। क्लियर है। वराहराज के बाद में शासक कौन बनेगा, भवदत्त वर्मन। क्लियर, भवदत्त वर्मन। तो जिस समय भवदत्त वर्मन यहां पे कोरापुट सहित इधर पुष्करी में शासन किसका, तो भवदत्त वर्मन का। अब जिस समय यहां पे भवदत्त वर्मन रहता है, ठीक उसी समय वाकाटक वंश का शासक कौन रहेगा, तो ये रहता है नरेंद्र सेन। कौन रहता है, नरेंद्र सेन। वाकाटक वंशी शासक कौन, आपका नरेंद्र सेन। क्लियर। अब नरेंद्र सेन जब नंदीवर्धन में शासन कर रहा है तो यह सोचता है अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। क्या करूं, साम्राज्य का विस्तार करूं। और इधर पुष्करी में बैठा है कौन, आपका भवदत्त वर्मन। कौन बैठा है, भवदत्त वर्मन। ये भी सोचता है अपने साम्राज्य क्या करूं, विस्तार करूं। तो भवदत्त वर्मन जब शासन करेगा ना, तो ये चाहेगा मैं इधर अपने साम्राज्य को बढ़ाऊं, ये चाहेगा मैं इधर अपने साम्राज्य, चूंकि दक्षिण कौशल में तो है ही है कौन, वाकाटक, तो ये अपने साम्राज्य को इधर बढ़ाना चाह रहा था कौन, नरेंद्र सेन। क्लियर। अब नरेंद्र सेन चाह रहे कि मैं इधर आक्रमण करूं, भवदत्त वर्मन भी चाह रहे मैं क्या करूं, इधर आक्रमण करूं। ये सोचते रह जाता है कौन, नरेंद्र सेन। आक्रमण कर देता है कौन, भवदत्त वर्मन। तो भवदत्त वर्मन आक्रमण कहां करेगा, नंदीवर्धन में। कहां पे, नंदीवर्धन, महाराज ठाकुर। और शासक कौन है, नरेंद्र सेन। तो भवदत्त वर्मन वर्सेस कौन, आपका नरेंद्र सेन। कौन, नरेंद्र सेन। दोनों के बीच में लड़ाई होगा, घमासान, भीषण युद्ध। उस युद्ध को हारेगा कौन,
नरेंद्र सेन। जीतेगा कौन? आपका भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन जीतेगा, मार देगा किसको? आपका नरेंद्र सेन को। और मारा ही नहीं, उसकी राजधानी नंदीवर्धन को क्या कर देता है? पूरा बर्बाद कर देता है, पूरा लूटपाट के तहस नहस कर देता है। किसको? नंदीवर्धन को। कौन? भवदत्त वर्मन। और अपने साम्राज्य का विस्तार इधर पूरा नंदीवर्धन और इधर पूरा बरार तक, अपने साम्राज्य के विस्तार को बरार तक ले जाने वाला कौन? आपका भवदत्त वर्मन। क्लियर है? अब नरेंद्र सेन का बेटा था कौन? आपका पृथ्वी सेन द्वितीय। कौन? पृथ्वी सेन द्वितीय। छोटा था ना, अपने आंखों के सामने अपने पिता को मरते हुए देखा, पिता को मरते हुए देख रहा है और अपने पूरा ना साम्राज्य को, अपने राज्य को तहस नहस पूरा बर्बाद होते देख रहा है। किसको? राजधानी। कौन? आपका पृथ्वी सेन द्वितीय। पृथ्वी सेन द्वितीय बड़ा होगा, अपने पिता की मौत और अपने राज्य के है ना बर्बादी बदला लेना चाहे। कौन? आपका पृथ्वी सेन। तो पृथ्वी सेन बड़ा होगा, अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए ना आगे आएगा। तो जिस समय भवदत्त वर्मन आपका आक्रमण करता है कहां पे? नंदीवर्धन पे। उस समय शासक कौन? नरेंद्र सेन। तो नरेंद्र सेन को मारा, नंदीवर्धन को तबाह किया। किसने? भवदत्त वर्मन से। भवदत्त वर्मन ने। इस बात की जानकारी हमको काहे से मिलती है? तो रिद्धिपुर अभिलेख से। किससे? रिद्धिपुर अभिलेख से। तो रिद्धिपुर अभिलेख किसका है? तो भवदत्त वर्मन का है। किसका है? भवदत्त वर्मन का। कहां से जारी करवाया गया? तो अमरावती से। कहां से? अमरावती। क्लियर है? याद रखना, रिद्धिपुर अभिलेख किसका? भवदत्त वर्मन का। कहां से जारी करवाया? तो आपका अमरावती से। क्लियर है? चलो, भवदत्त वर्मन के बाद में उसका बड़ा बेटा शासक बनेगा कौन? अर्थपति भट्टारक। शासक कौन बनेगा? अर्थपति भट्टारक। क्लियर? अर्थपति भट्टारक। तो जब अर्थपति भट्टारक शासक बनेगा, शासन कर रहा है कहां पे? वो भी पुष्करी में, यानी पूरे बस्तर में। शासन कहां कर रहा है? बस्तर। कौन? अर्थपति भट्टारक। तो जिस समय यहां पे अर्थपति भट्टारक शासन करेगा, ठीक उसी समय नंदीवर्धन में बैठा है कौन? आपका पृथ्वी सेन। कौन बैठा है? पृथ्वी सेन। तो अपने पिता की मौत का बदला लेगा, ये आक्रमण कर देता है कहां? पुष्करी में। कहां आक्रमण कर देगा? पुष्करी में। तो भवदत्त वर्मन को मारने के लिए निकला है, देखता है भवदत्त वर्मन को है नहीं, उसका बेटा बैठा हुआ है कौन? आपका अर्थपति भट्टारक। कौन बैठा है? अर्थपति भट्टारक। तो अब दोनों के बीच में क्या होगा? युद्ध होगा। तो पृथ्वी सेन द्वितीय वर्सेस कौन? आपका अर्थपति भट्टारक। कौन? अर्थपति भट्टारक। तो कहते हैं ना, अब देखो, पिता का संपत्ति तो मिला अर्थपति भट्टारक को, अब पिता ने जो कांड किया था उसकी भरपाई उसका बेटा करेगा ना। तो जैसे भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को मारा, उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस किया ना, ठीक वैसे ही पूरा बदला लेगा ना कौन? आपका पृथ्वी सेन द्वितीय। वो भी अर्थपति भट्टारक को क्या करेगा? मारेगा, हराएगा। उसके बाद क्या कर देता है? मार देता है। और उसकी राजधानी पुष्करी को ना पूरा तहस नहस कर देगा, बर्बाद कर देगा, पूरा बदला लेता है कौन? आपका पृथ्वी सेन द्वितीय। क्लियर है? तो नलों का युद्ध देख लो ना। युद्ध, पहला युद्ध गुप्त वंश के साथ। गुप्त वंशी शासक कौन था? समुद्रगुप्त। कौन लड़ा? तो व्याघ्रराज। पहला युद्ध किसके साथ? गुप्तों के साथ। क्लियर है? दूसरा युद्ध किसके साथ? आपका वाकाटक के साथ। शासक कौन था? नरेंद्र सेन। लड़ने वाला कौन? आपका भवदत्त वर्मन। उसके बाद वाकाटक वालों के साथ दूसरा युद्ध, और टोटल यदि युद्ध देखोगे तो तीसरे नंबर का। तो वाकाटक वंश के साथ दूसरा युद्ध। इधर शासक कौन? आपका अर्थपति भट्टारक। इधर किससे लड़ा? तो पृथ्वी सेन द्वितीय से। क्लियर है? तो पृथ्वी सेन द्वितीय वर्सेस अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक को मारेगा। ओके, मारने के बाद उसकी राजधानी पुष्करी क्या करता है? तहस नहस कर देता है। इस बात की जानकारी हमको अर्थपति भट्टारक के केसरी बेड़ा अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? केसरी बेड़ा अभिलेख से। यह आपका कोरापुट उड़ीसा से जारी करवाया गया। कहां से? कोरापुट उड़ीसा से। क्लियर है? किसका है? तो आपका अर्थपति भट्टारक था। ओके, अब पुष्करी तो बर्बाद हो गया, अर्थपति भट्टारक की कहानी भी क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। अब बच गया बेचारा कौन? स्कंदवर्मन। कौन? स्कंदवर्मन। तो अब इसके बाद यही बैठेगा। अर्थपति भट्टारक के बाद राजा कौन बनेगा? स्कंदवर्मन। कौन बनेगा? स्कंदवर्मन। तो जब स्कंदवर्मन को गद्दी मिला तो सीधी सी बात है, पुष्करी पूरा क्या हो चुका है? तबाह हो चुका है ना, तहस नहस हो चुका है। तो पूरे तहस नहस बर्बाद पुष्करी को फिर से बसाने वाला कौन? तो स्कंदवर्मन। कौन? स्कंदवर्मन। देखो, पिता की संपत्ति मिल रही है ना, ठीक है, अच्छे से। तो अगला जो बेटा होगा उसका, वो संभालेगा,
कुछ उसको बढ़ाते हैं, कुछ क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं, और कुछ स्ट्रगल करके उसको बढ़ाते हैं। तो स्कंद, अब अर्धपति को तो जैसे पिता से मिला वैसे वो चला रहे, लेकिन स्कंद वर्मन को जब गद्दी मिला, शासन इसके हाथ में आया, तो कुछ नहीं था ना, पूरा बर्बाद था। तो बर्बाद पुष्करी को पूरा फिर से बसाने वाला कौन? आपका स्कंद वर्मन। कौन? स्कंद वर्मन। तो बर्बाद पुष्करी को दोबारा स्टेबल करने वाला कौन? स्कंद वर्मन। इस बात की जानकारी हमको पोड़ागढ़ अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? पोड़ागढ़ अभिलेख से। तो पोड़ागढ़ अभिलेख किसका? तो स्कंद वर्मन का। किसका? स्कंद वर्मन का। कहां से जारी करवाया? तो आपका जयपुर से। कहां से? जयपुर, उड़ीसा से। क्लियर है। इसी स्कंद वर्मन ने पोड़ागढ़ में, कहां पे? पोड़ागढ़ में, पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? विष्णु मंदिर। तो पोड़ागढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण कराने वाला कौन? आपका तो स्कंद वर्मन। कौन? स्कंद वर्मन। क्लियर है यहां तक? ओके। अब देखो, स्कंद वर्मन के बाद से ना किसी शासक के जानकारी, किसी शासक के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि कौन बैठा गद्दी में। किसके बाद? स्कंद वर्मन के बाद। अचानक से राजिम के शिलालेख से हमको डायरेक्ट जानकारी मिलती है किसके बारे में? विलासतुंग के बारे में। किसके बारे में? विलासतुंग। और वो राजिम का जो शिलालेख है वो बताता है कि नरवंशी शासक कौन था? विलासतुंग था। और विलासतुंग का पिता कौन था? विरूपाक्ष। और विरूपाक्ष का पिता यानी विलासतुंग का दादा कौन था? पृथ्वीराज। तो इनके बारे में तो जानकारी मिल गई। अब इनसे और इनके बाद यानी पृथ्वीराज और स्कंद वर्मन के बीच का ना जानकारी नरवंशियों के बारे में नहीं था। क्लियर है। अचानक से बाद में ना ये जो बालोद है, बालोद, क्या? बालोद, यहां से एक आपका क्या मिला? तो मिला क्या? अभिलेख। क्या मिला? अभिलेख। तो बालोद में कुलिया अभिलेख। बालोद में कुलिया, तो कुलिया से एक अभिलेख मिला ना, तो वहां से हमको जानकारी दो शासकों के बारे में मिलती है। एक आपका स्तंभराज और एक आपका नंदराज। कौन? नंदराज। तो स्तंभराज और नंदराज नामक दो शासकों के शासन करने की जानकारी हमको कहां से मिलती है? कुलिया अभिलेख से। कहां से मिला आपका? तो बालोद से। कहां से? बालोद से। क्लियर है? ओके। तो स्तंभराज और नंदराज के बारे में जानकारी बालोद के कुलिया अभिलेख से। किससे? कुलिया अभिलेख से। ओके। अब कहते हैं इसी जानकारी मिल रहा है ना कि स्तंभराज जब शासन कर रहा था कहां पे? बस्तर में। कहां पे? बस्तर में। तो स्तंभराज जिस समय बस्तर में शासन कर रहा था उसी समय ना पूर्वी चालुक्य। कौन? पूर्वी चालुक्य। अब चालुक्य तीन भागों में बंटे थे। पूरे भारत के इतिहास में यदि पढ़ोगे तो ये पश्चिमी चालुक्य, जिसको बादामी या वातापी का चालुक्य कह रहे थे, कहते थे, ये आपका छत्तीसगढ़ है। ये क्या? आपका छत्तीसगढ़। ये पूर्वी के चालुक्य, सॉरी पश्चिमी के चालुक्य। बाद में यही चालुक्य इधर शिफ्ट हुए आंध्र प्रदेश की ओर, तो ये कहलाया आपका पूर्वी चालुक्य यानी कि वेंगी के चालुक्य। क्या? वेंगी के चालुक्य। ये आपका वातापी या बादामी के चालुक्य, वातापी या बादामी के चालुक्य, इसको पश्चिमी चालुक्य और ये पूर्वी चालुक्य। और बाद में यही बंगाल, पश्चिम बंगाल की ओर जहां कहलाया कि आपका कल्याणी के चालुक्य। क्या कहलाया? कल्याणी के चालुक्य। तो चालुक्य इतने भागों में बटे थे। क्लियर है। तो ये जो वेंगी के चालुक्य जिनको पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है, और ये बस्तर, कौन बैठा है बस्तर में अभी? स्तंभराज। कौन बैठा है? स्तंभराज। तो जिस समय बस्तर में स्तंभराज शासन कर रहा था उसी समय इधर पूर्वी चालुक्य शासक था कौन? आपका कीर्तिवर्मन। कौन? कीर्तिवर्मन। शासक कौन था? कीर्तिवर्मन। तो कीर्तिवर्मन आक्रमण करता है कहां पे? आपका बस्तर पे। कहां पे? बस्तर में। तो स्तंभराज वर्सेस पूर्वी चालुक्य या वेंगी के चालुक्य शासक कौन? आपका कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन। तो कुलिया अभिलेख से जानकारी मिलती है कि स्तंभराज और नंदराज नामक दो राजा यहाँ पे क्या किए? शासन के। और स्तंभराज के समय में ही जो पूर्वी का चालुक्य है, वेंगी के जो चालुक्य शासक कौन था? कीर्तिवर्मन। उसने क्या किया था? आक्रमण किया था। इतना ही इंफॉर्मेशन है बस। क्लियर है? किसमें से? तो कुलिया अभिलेख से। ओके। स्तंभराज नंदराज के बाद में शासक कौन बनता है? पृथ्वीराज। क्योंकि जानकारी हमको कहां से मिल रही है? राजिम शिलालेख से। किसके बारे में बता रहा है? विलासतुंग। विलासतुंग के पिता कौन? विरूपाक्ष। और विरूपाक्ष के पिता कौन? पृथ्वीराज।
तो नंदराज के बाद में शासक कौन बनेगा? पृथ्वीराज। शासक कौन बनेगा? पृथ्वीराज। अब कहते हैं कि पृथ्वीराज जो था ना, ये भगवान शंकर के विरूपाक्ष रूप का बहुत बड़ा भक्त था। क्लियर है? अब भक्त है तो अब उसका जब बेटा होगा तो उसी भगवान शंकर के विरूपाक्ष रूप के नाम पर अपने बेटे का नाम रख देगा क्या? विरूपाक्ष। क्या नाम रख देगा? विरूपाक्ष। क्लियर है? विरूपाक्ष का बेटा था ना कौन? आपका विलासतुंग। कौन? विलासतुंग। अब देखो विलासतुंग का जो टाइम पीरियड है वो आपका 660 से लेके 700 ईस्वी के बीच में। 660 से 700। कहीं कहीं किताबों में इसका जो शासन काल है वो 700 से लेके 740 के बीच में देता है। कब से कब तक? 700 से लेके 740। लेकिन जब आप इन शासकों का 290 से स्टार्ट करोगे, किसको? शिशुक को, तो जब पहुंचोगे कहां पे? विलासतुंग के पास, तो पूरा जो कालक्रम है शासकों का ना सीरीज वाइज जाओगे तो विलासतुंग का शासन काल कब निकल कर आता है? 660 से 700। क्लियर है? लेकिन व्यापम जब एक बार एग्जाम लिया तो उसमें पूछा था कि विलासतुंग का शासन काल कब से कब तक, तो आंसर क्या लिया था? वो आपका 700 से 740। लेकिन जब हम क्रम में आएंगे तो क्या निकल के आता है? 660 से 700। ओके, तो यदि पूछेगा कि विलासतुंग का शासन काल कब से कब तक, तो क्या लोगे? 660 से 700। और मान लो ये वाला ऑप्शन नहीं है तब क्या ले लेना? ये। और यदि दोनों है तब पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? इसको। और मान लो ये नहीं है और ये है तो क्या लोगे? 700। क्लियर है? ओके, याद रहेगा। चलो, विलासतुंग। तो विलासतुंग जब आपका बस्तर में शासन करता है, नलवंशी शासक है ना कौन? आपका विलासतुंग। तो विलासतुंग इसके बारे में जानकारी राजिम, एक गरियाबंद में क्या आपका? राजिम। गरियाबंद में राजिम। गरियाबंद में राजिम। राजिम से जो शिलालेख मिला है वो बताता है किसके बारे में? तो विलासतुंग के बारे में। तो राजिम शिलालेख किसका है आपका? तो विलासतुंग का। और इसी से हमको जानकारी मिलती है कि राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराने वाला कौन है आपका? तो विलासतुंग है। कौन है? विलासतुंग। क्लियर है? तो राजिम के गरियाबंद जिले के राजिम में जो आपका राजीव लोचन मंदिर है उसका निर्माण कराने वाला कौन आपका? तो विलासतुंग। विष्णु मंदिर है। भगवान विष्णु का भक्त था ना। ओके, किसका भक्त था? भगवान विष्णु का। ओके, तो इनका जो धर्म था ना, धर्म, वो कौन सा धर्म था आपका? वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म। तो ये नलवंशी कौन से धर्म को मानते थे? तो वैष्णव धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? वैष्णव धर्म को। क्लियर है इतना? अब देखो यहीं पे ना, यही राजिम का जो शिलालेख है वो बताता है कि ये आपका सिरपुर, क्या? सिरपुर। और जिस अब देखो 660 से लेकर 700 के बीच में शासन कर रहा है कौन? आपका विलासतुंग। ठीक जिस समय यहां पूरे बस्तर वाले एरिया में ना शासन किसका? पूरा आपका तो विलासतुंग का। ठीक उसी समय इधर सिरपुर में थे कौन? पांडुवंश। कौन थे? पांडुवंश। तो सिरपुर के पांडु, अब देखो विलासतुंग का साम्राज्य बढ़ रहा है, राजिम तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? राजिम। तो इधर महासमुंद, तो आपस में सीधी सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा। तो कहते हैं, पता चलता है कि विलासतुंग का युद्ध ना ये सिरपुर के पांडुवंशियों के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? सिरपुर के पांडुवंशियों के साथ। और विलासतुंग ने सिरपुर के पांडुवंशी शासकों को क्या किया था? पराजित किया था। किसने? विलासतुंग ने। याद रहेगा। क्लियर है? इतना इंफॉर्मेशन कहां से? राजिम शिलालेख से। क्लियर है? किसका है? तो विलासतुंग का। किसका? विलासतुंग का। ओके, विलासतुंग के बाद में शासक कौन बनेगा? पृथ्वी व्याघ्र। कौन बनेगा? पृथ्वी व्याघ्र। ठीक, तो पृथ्वी व्याघ्र के बारे में जानकारी इधर जाओगे ना तो ये आपका तमिलनाडु में, क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपका कांचीपुरम। तमिलनाडु में कांचीपुरम। और कांचीपुरम में शासन था किसका? पल्लवों का। किसका? पल्लवों का। पल्लव राजवंश। और पल्लव राजवंशी शासक था कौन आपका? तो नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। पल्लव राजवंशी शासक कौन? नंदीवर्धन। कौन? नंदीवर्धन। क्लियर है? तो नंदीवर्धन के शिलालेख से, अभिलेख से, नंदीवर्धन का जो अभिलेख है वो है आपका कौन सा? तो उदयेंद्रम अभिलेख। कौन सा अभिलेख? उदयेंद्रम अभिलेख।
तो उदयेंद्रम अभिलेख किसका? तो पल्लव राजवंश के शासक किसका? तो नंदीवर्धन का। उसी नंदीवर्धन के उदयेंद्रम अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है किसके बारे में? तो पृथ्वी व्याघ्र के बारे में, कि विलासतुंग के शासन करने के बाद पृथ्वी व्याघ्र नामक व्यक्ति या शासक शासन कर रहा था कहां पे? बस्तर पे। क्लियर है? तो नंदीवर्धन का उदयेंद्रम अभिलेख, उदयेंद्रम अभिलेख। क्लियर है? याद रहेगा। ओके। पृथ्वी व्याघ्र के बाद में शासक कौन बनेगा? भीमसेन देव। कौन बनेगा? भीमसेन देव। तो भीमसेन देव के बारे में जानकारी दो जगह से ना, और दोनों उड़ीसा से। कहां से? उड़ीसा से। तो एक तो आपका दिख रहा है ये पंडिया पाथर अभिलेख। क्या दिख रहा है? पंडिया पाथर अभिलेख। तो पंडिया पाथर अभिलेख ये भी आपका किसका है? भीमसेन देव का। कहां जारी करवाया था? उड़ीसा से। कहां से? उड़ीसा से। गंजाम ताम्रपत्र ये भी आपका भीमसेन देव का। किसका? भीमसेन देव का। ये भी जारी कहां से करवाया? तो आपका कोरापुट उड़ीसा से। कहां से? कोरापुट उड़ीसा। तो भीमसेन देव के बारे में जानकारी कहां से? एक आपका पंडिया पाथर अभिलेख से और एक आपका कौन सा? गंजाम ताम्रपत्र से। क्लियर है? ओके। उसके बाद भीमसेन देव के बाद में शासक कौन? नरेंद्र थबल। कौन? नरेंद्र थबल। तो अंतिम शासक नलवंशियों का कौन है? नरेंद्र थबल। ओके। अंतिम शासक कौन? नरेंद्र थबल। कोंडा गांव ना, एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा, कोंडा गांव का जो नलवाड़ी ग्राम है, नलवाड़ी ग्राम, इससे यहां से ना जानकारी मिलती है किसके बारे में? नलवंश के बारे में। तो कोंडा गांव का जो नलवाड़ी ग्राम है कौन से वंश से संबंधित है? तो नलनाग वंश। किससे है? नलनाग वंश। तो इतना इंफॉर्मेशन याद रखोगे किसके बारे में? नल वंश के बारे में। ओके।